देखें, हमारी जो एक लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि ये जो एनबीएफसी है ना, ये बेसिकली कहाँ कवर्ड हुआ है। ये एक जगह कवर्ड हुआ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में। मैं वापस से रिपीट कर दूं, कंपनीज एक्ट आ चुका है, कंपनीज ऑर्डिनेंस रिपील्ड हो चुका है, लेकिन जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 592 है वो आपसे ये कहता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जो सेक्शन 282 था जो कि एनबीएफसी से डील करता था वो अभी तक इंटेक्ट है। तो एनबीएफसी एक जगह डिस्कस हो रहा है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, इसको हम पढ़ चुके हैं। एक जगह डिस्कस हो रहा है एनबीएफसी रूल्स में, और ये रूल्स 2003 में आए थे। और एक जगह डिस्कस हो रहा है एनबीएफसी रेगुलेशंस में। सही है जी, यहां तक बात समझ आती है। हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम एनबीएफसी रूल्स को स्टार्ट करते हैं। सही है, हमें यह पता है कि एनबीएफसी रूल्स किसने बनाए। एनबीएफसी रूल्स फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। एनबीएफसी रूल्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, रेगुलेशंस जो है वो एससीसीपी ने प्रिस्क्राइब की हुई है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। देखें, अब होने क्या जा रहा है। अब होने ये जा रहा है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का, अगर आपको एक सेक्शन याद हो जिसमें वो आपसे कहता था कि जी अगर आपने कोई एनबीएफसी बनानी है तो आपने किसके पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, किसके पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एससीसीपी के पास। ठीक है जी, अगर एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होना होगा तो अब एनबीएफसी रूल्स में आपको पूरी गाइडेंस दी गई है कि आप एक एनबीएफसी बना कैसे सकते हैं। इसके लिए रूल 3 हमारे पास है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ एनबीएफसी। अच्छा, मैंने काम क्या करा है, ये जो आपको हैंड आउट दिख रहा है बेसिकली जो हमारा कंपनीज एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन है, जो बाइबल है, ये यहीं पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। प्लस अगर कोई स्टूडेंट कॉर्नर टाइप चीजें हैं या कोई टिप्स मैंने आपको देखनी है या कोई टेक्निक्स देखनी है जो कुछ चीजें आपस में लिंक्ड है, उनको भी मैंने एक जगह पे सारा समराइज कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। अब बात कर रहे हैं किस चीज की। एनबीएफसी may be established if each of its promoter, proposed director, chief executive and chairman of the board of directors fulfills the terms and condition mentioned in the fit and proper criteria as may be specified the commission by notification in the official gazette and complies with the requirement of the ordinance, those rules and regulation made under the ordinance। तो सबसे पहली बात आप एनबीएफसी बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एक चीज का हमेशा याद रख, एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपके पास अभी कोई कंपनी नहीं बनी है, अभी आप कंपनी नहीं बने हुए। ठीक है, एक बंदा है जो कि क्या करने जा रहा है, जो कि इस एनबीएफसी कंपनी को बनाने जा रहा है। तो सबसे पहला जो रूल आया वो किस बंदे के ऊपर आया, वो इस बंदे के ऊपर आया। ये बंदा कौन है, ये बंदा प्रोमोटर भी है, ये प्रोपोज डायरेक्टर भी है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। ये जो लोग हैं जो कि एनबीएफसी कंपनी को बनाने जा रहे हैं, सबसे पहली बात की गई है कि जी ये बंदा क्या होना चाहिए, बंदा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का मतलब ये है कि मैं आपको एक एडिशनल गाइडेंस दे रहा हूँ और ये शेड्यूल 9 ऑफ द एनबीएफसी रेगुलेशन में बताया गया है कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होगा, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज बताई गई है कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होगा। मैं थोड़ा बहुत आपको बस एक ओवरव्यू दे दूं। ये जो बंदा है, और ये बंदा अगर एक एनबीएफसी कंपनी को बनाने जा रहा है तो इस बंदे की खास बात क्या होनी चाहिए, ये बंदा फाइनेंशियल साउंडनेस रखता हो, ये बंदा कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल हो, ये बंदे का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो बहुत डिटेल्ड क्राइटेरिया उसने बताया है कि जी जो बंदा कंपनी बनाने जा रहा है वो बंदा एटलीस्ट फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। अब जब ये बंदा आया और इस बंदे, अगर सबसे पहला बंदा ये अगर एससीसीपी के पास जाएगा तो सबसे पहले इस बंदे को क्या देखना है, इस बंदे को देखना है कि क्या मैं फिट एंड प्रॉपर हूं। इफ द आंसर इज यस, अब ये क्या जाएगा, अब ये एससीसीपी के पास जाएगा और अब रूल 4 अप्लाई होगा आपके पास। अ पर्सन डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ एनबीएफसी, अभी तक पर्सन की बात चल रही है, मतलब इस इंडिविजुअल की बात चल रही है। डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ एनबीएफसी टू अंडरटेक एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, अगर आप पहली क्लास याद रखें और जो मैंने लास्ट ओवरव्यू की क्लास दी कि वो एएमसी का बिजनेस कर सकता है, वो अगर चाहे तो हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का कर सकता है, वो लीजिंग सर्विस का कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का कर सकता है, वो पेंशन का कर सकता है। अगर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस करना, शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द कमीशन।
तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? सबसे पहला स्टेप हो गया कि वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। किसको लिखेगा? एससीसीपी को लिखेगा। एक फॉर्म दिया हुआ है, उसके हिसाब से लिख के देगा। ये फॉर्म भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। along with all the relevant documents and receipts evidencing the payment of non-refundable processing fee as may be specified। मतलब इस जगह पे आके से वो दो स्टेप करेगा। ये बंदा अगर अपने आप को फिट एंड प्रॉपर समझता है तो ये एप्लीकेशन दायर करेगा। किसको दायर करेगा? एससीसीपी को। और साथ में एक चालान जमा कराएगा, एक नॉन रिफंडेबल फीस जमा कराएगा। अच्छा, अगर ये काम हो गया, द एससीसीपी द कमीशन इफ इट इज सेटिस्फाइड द पर्सन सीकिंग द परमिशन टू फॉर्म द एनबीएफसी हैज फुलफिल्ड द क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ रूल 3। रूल 3 कौन सा था भाई? रूल 3 था फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का, सही है ना? रूल 3 कौन सा था? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का। अगर एससीसीपी को ये लगता है कि जो बंदा एप्लीकेशन लेकर आया है अगर ये वाकई में फिट एंड प्रॉपर है और रेगुलेशन से कंप्लाई करता है, मैं परमिट एन ऑर्डर इन राइटिंग टू एस्टैब्लिश एन एनबीएफसी। यहाँ पे एक चीज बड़े समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और वो ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परमिशन मिली है। किस चीज की परमिशन मिली है? कि जी ठीक है, जाएं, आप एक एनबीएफसी कंपनी बना सकते हैं, आप एक एनबीएफसी बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? आपने अभी कंपनी बनाई नहीं है, अभी आपको लाइसेंस नहीं मिला है, अभी आपको एक परमिशन दी गई है कि जी चले ठीक है, जाएं, आप एक कंपनी बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? द परमिशन ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months unless extended for a maximum period of further 3 months under the special circumstances on the application of the promoters made before the expiry of initial 6 months। यहाँ पे एससीसीपी आपसे कहता है कि जो मैंने परमिशन दी है आपको एनबीएफसी बनाने की, ये आपने कब तक बना लेनी है? ये आपने 6 महीने के अंदर बना लेनी है। जहां परमिशन मिली उसके 6 महीने के अंदर आपने बना लेनी है। हाँ, मैं मजीद 3 महीने आपको एक्सटेंड कर सकता हूं अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखें, जब कोविड आया था 2020 में, उस वक्त तक बहुत से लोगों को कोविड से पहले परमिशन मिली भी थी, लेकिन जब कोविड आया हालात ही खराब हुए हुए, चीजें कंप्लाई नहीं कर सकते, तो इन दैट सर्कमस्टेंस एससीसीपी मजीद 3 महीने की एक्सटेंशन आपको दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो 6 महीने हैं जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है, इसी दौरान आपने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दायर कर देनी है। ऐसा नहीं है 6 महीने खत्म हो गए अब आप 7वें महीने उठ के जा रहे हैं और अब आप उससे ये कह रहे हैं कि जी मुझे 3 महीने आप मजीद टाइम दे। अब नहीं हो सकेगा। 6 महीने के अंदर जो आपको टाइमलाइन बताया गया है उसी में आप मजीद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वही बात होगी जो आज आईकैप की एक बड़ी हॉटलाइन चल रही थी कि जी अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे सकता, पेपर तो टाइम पे ही होंगे, सितंबर में ही होंगे, 6 महीने में ही पेपर होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे सकता तो पेपर से पहले वो ये मुझे बता दे कि मैं पेपर नहीं दे सकता, और क्या कहता है, मैं उसकी फीस जो है वो आगे रिफंड कर दूंगा और उसके फेल वाली अटेम्प्ट को काउंट नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी मैं पेपर ही देने नहीं गया और अब मैं पेपर देने के बाद जब रिजल्ट मेरा आने वाला है अब मैं आईके को कहूँ कि मेरी फीस आप एक्सटेंड कर दें या फिर मुझे मजीद 6 महीने का टाइम दे दें या इसको फेल को काउंट ना करें। अब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको प्यारे बच्चों? क्लियर है हम लोग सारे यहाँ तक? अभी भी कंपनी नहीं बनी है, परमिशन मिली गई है, परमिशन दी गई है कि जी आप एक कंपनी बनाए। ऑनलाइन वालों का थोड़ा सा जवाब देने प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोग सारे? तो यहाँ पे एक शॉर्ट समरी मैंने आपके लिए बना दी है स्टूडेंट कॉर्नर के तहत। द पर्सन आर जस्ट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम एससीसीपी टू फॉर्म एन एनबीएफसी। समझिएगा मेरी बात को, सेक्शन 4 में आपको, रूल 4 में आपको सिर्फ परमिशन दी गई है। एट दैट स्टेज नो एनबीएफसी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। परमिशन विल ओनली बी ग्रांटेड टू एस्टैब्लिश एनबीएफसी इफ फॉर्म 1 सबमिटेड along with the non-refundable fees fit and proper criteria compiled और complied with the regulation। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हम सबको प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ तक? इसका मतलब है अब ये बंदा 6 महीने के दौरान एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सही है? अब ये बंदा एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। जहां ये बंदा कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा अब हमारे पास आ जाता है रूल 5। अब समझने की कोशिश करिएगा, अब यहाँ पे जो रूल 5 आपको एड्रेस कर रहा है, जिनको एड्रेस कर रहा है, अब वो इस पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहा है। समझने की कोशिश करेगा। अब ये पर्सन क्या कर चुका है? अब ये पर्सन एनबीएफसी कंपनी बना चुका है। अब चूंकि एनबीएफसी कंपनी बन गई है तो अब ये कंपनी लाइसेंस लेगी। किस चीज का लाइसेंस लेगी? वही जो एनबीएफसी के बिजनेस हो सकता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, हाउसिंग फाइनेंस, डिस्काउंटिंग फाइनेंस, लीजिंग सर्विसेज। अब ये सर्विसेज an NBFC or any other company subject to the eligibility in the terms of Schedule 1 shall make a separate application to the commissioner for the grant of license।
यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे एक कंपनी बन चुकी है, यहाँ पे एक एनबीएफसी कंपनी मेरे प्यारे बच्चों बन चुकी है। और अब एक एनबीएफसी कंपनी क्या करने जा रही है, एनबीएफसी कंपनी एक लाइसेंस लेने जा रही है। किस चीज का लाइसेंस लेने जा रही है, इस चीज का लाइसेंस लेने जा रही है कि वो एसेट मैनेजमेंट सर्विस का भी काम कर सकती है, वो हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का भी काम कर सकती है, लेट से वो डिस्काउंटिंग सर्विस, उसको जो फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है उसके लिए अब वो लाइसेंस ऑब्टेन करेगी। एससीसीपी अब अगर उसको लाइसेंस जो इश्यू करेगा प्यारे बच्चों, एससीसीपी उसको जो लाइसेंस इश्यू करेगा उसके लिए रूल 5 है, जो कि आज हमारी क्लास का एजेंडा है, जो कि बहुत ही एक डिटेल्ड सेक्शन है, डिटेल्ड रूल है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ रही हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमने रूल 5 के ऊपर फोकस करना है, ये एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगेन जब आपको लाइसेंस भी चाहिए किसी भी चीज का, तो आपने एक काम करना पड़ेगा, इस कंपनी ने एक एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, साथ में एक नॉन रिफंडेबल फीस दायर करनी पड़ेगी। और ये जो शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना बताया गया है कि आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हमने डिस्कस करे, इट कुड बी एसेट मैनेजमेंट सर्विस, इट कुड बी हाउसिंग फाइनेंस सर्विस, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, इट कुड बी डिस्काउंटिंग सर्विस, इट कुड बी लीजिंग सर्विस। अगर आप फॉर्म ऑफ बिजनेस आपका इनमें से कुछ भी होता है, तो आप किस किस्म की कंपनी बना सकते हो, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे, फाइनेंशियल में सबमिट करवाने नहीं करवाने, ये बातें की गई जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब अगली बात बड़ी जबरदस्त करता है प्यारे बच्चों। अब सब रूल 2 कहता है, अ फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सीकिंग लाइसेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस allowed to lending NBFC, and a lending NBFC shall not be eligible for seeking license for any form of business allowed to fund management NBFC। हमारे पास जो मैंने आपको ये फॉर्म ऑफ बिजनेस लिख के दिए प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस लिख के दिए, ये दो चीजों में टूट जाता है। एक हमारे पास कहलाता है फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी, और एक हमारे पास कहलाता है लैंडिंग एनबीएफसी। दोनों में फर्क क्या है, दोनों की एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एनबीएफसी कंपनी बना चुका हूं, अगर मैं एक एनबीएफसी कंपनी बना चुका हूं, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो इस एनबीएफसी का कंपनी का काम होगा, क्या काम होगा प्यारे बच्चों, या तो इसका काम होगा कि ये लैंडिंग करेगी, क्या यहां तक बात समझ आती है, या इसका काम होगा कि ये एसेट मैनेजमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लोन चाहिए प्यारे बच्चों, अगर किसी को लोन चाहिए हाउस के लिए, हाउस बनाना है उसने, उसका हाउसिंग फाइनेंस सर्विस चाहिए, प्यारे बच्चे बताओ ये लैंडिंग एनबीएफसी है कि एसेट मैनेजमेंट एनबीएफसी है? अगर एक बंदे को लोन चाहिए हाउस बनाने के लिए, तो बताइए लैंडिंग एनबीएफसी होगा कि एसेट मैनेजमेंट एनबीएफसी होगा? तो हमारे पास जो हाउसिंग फाइनेंस सर्विस आती है प्यारे बच्चों, किस में आती है, लैंडिंग एनबीएफसी में आती है। लैंडिंग एनबीएफसी की डेफिनेशन क्या है, लैंडिंग एनबीएफसी मींस, अब आपको मैंने ये जो नोट्स कंपाइल करे इस तरीके से कंपाइल करें कि अब आपको वापस डेफिनेशन में नहीं जाना पड़ेगा, इस नोट्स के अंदर ही मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि लैंडिंग एनबीएफसी मींस एन एनबीएफसी लाइसेंस बाय द कमीशन टू अंडरटेक लीजिंग, मतलब अगर मैं किसी को लीजिंग के लिए पैसे दे रहा हूं तो इट मींस लैंड कर रहा हूं। हाउसिंग फाइनेंस सर्विस, किसी को हाउस के लिए दे रहा हूं तो लैंड कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है और मुझे पैसा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस ये अगेन लैंडिंग होने जा रही है। और डिस्काउंटिंग सर्विस का मतलब मेरे पास 100 रुपए का रिसीवेबल है, और वो 100 रुपए का रिसीवेबल 6 महीने बाद रियलाइज होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ये कहती है कि मैंने उसको 180 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था, ये 180 दिन तक मेरा रिसीवेबल रहेगा, 180 दिन के बाद ये जाके पैसा मुझे मिलेगा। मुझे आज पैसे की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा, या मैं एनबीएफसी कंपनी के पास जाऊंगा और एनबीएफसी कंपनी को बोलूंगा। और एनबीएफसी कंपनी कौन, जिसने लाइसेंस लिया हुआ है किस चीज का, डिस्काउंटिंग सर्विस का, बिकॉज इसका फॉर्म ऑफ बिजनेस डिस्काउंटिंग सर्विस है, और इसे डिस्काउंटिंग सर्विस का लाइसेंस लिया हुआ है। और डिस्काउंटिंग सर्विस के लाइसेंस के तहत वो बोलेगा ठीक है ये 100 रुपए का रिसीवेबल आज आप मुझे दे दो, मुझसे आज 90 रुपए ले लो, और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि वो जो राइट टू रिसीव रिसीवेबल है ये मेरे ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, मैं 181वें दिन जाके इससे 100 रुपए रिकवर कर लूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी, फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी का मतलब है कि यहाँ पे पैसा लैंड नहीं होता, बल्कि आप एनबीएफसी कंपनी को पैसा देते हो और आप कहते हो आप मेरे पैसे का ख्याल रखो,
आप इसको 100 रुपए से 110 रुपए कर दो। आप मेरे पैसे का ख्याल रखो और आप क्या कर दो, आप इसको 100 रुपए से 110 रुपए कर दो। इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती है, इसमें एसेट मैनेजमेंट सर्विस आती है, एक एएमसी बनती है, और वो एएमसी क्या बनाती है प्यारे बच्चों, वो एएमसी क्या बनाती है, वो एएमसी म्यूचुअल फंड्स बनाती है। और म्यूचुअल फंड्स का काम क्या है भाई, आपने 100 रुपए लगाए, एक्स नैप जो भी चल रही होगी, आप जो भी उस दिन की नैप चल रही होगी, आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो आपके बिहाफ पे 1000 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, डिपेंड करता है फंड कौन सा है, इक्विटी फंड है, मनी मार्केट फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड फंड है, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करती है और आपके 10 रुपए को 11-12 रुपए करने की कोशिश करेगी। आपको पैसा लैंड नहीं कर रही है, आपसे पैसा ले रही है और उसको एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरीके से पेंशन फंड स्कीम बैलेंस, भाई मेरे पास मुझे लगता है मैं 60-70 साल की उम्र में पता नहीं क्या करूंगा, तो जी एक पेंशन फंड बना हुआ है, मैं अपनी सेविंग वहां पे इन्वेस्ट करता रहूंगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मुझे वो सारा पैसा वापस से मिल जाएगा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। इसी तरीके से प्राइवेट इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एनी कॉम्बिनेशन दियर ऑफ। तो हमारे पास एनबीएफसी दो किस्म की है प्यारे बच्चों, एक तो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी है और एक हमारे पास लैंडिंग एनबीएफसी है। यहाँ पे कहना क्या वो चाह रहा है कि अगर आपने एक एनबीएफसी बनाई है और आप एनबीएफसी बना के अगर आप एसेट मैनेजमेंट आपने बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनबीएफसी कंपनी बनाई है और एनबीएफसी कंपनी में आपने फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी बनाई हुई है, तो आप लैंडिंग एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते। आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स का माशाल्लाह आप ऑडिट करने जाते होंगे, जो एएमसी है वो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी है, कभी आपने उस एएमसी को नहीं देखा होगा कि वो एएमसी ये वाले बिजनेसेस कर रही हो, वो हाउसिंग फाइनेंस सर्विस भी कर रही हो, वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस भी कर रही हो, आपने कभी, और कभी भी आपने वाइस वर्सा भी नहीं देखा होगा कि जो लैंडिंग एनबीएफसी है वो ये वाले काम कर रही हो। इट मींस एक एनबीएफसी कंपनी या तो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी होगी या एसेट मैनेजमेंट एनबीएफसी होगी। एक कंपनी तितर बितर नहीं कर सकती कि जी मैं फंड्स भी लूंगी और मैं आगे फंड्स भी दूंगी, तो एक कंपनी ये काम नहीं कर सकती। कि यहां तक बात समझ आती है। A fund management NBFC shall not be eligible for seeking license. It means आप एसएससी के पास जा ही नहीं सकते। वो लाइसेंस देना तो बात की बात है, उसने आपको यहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई अगर आपने एनबीएफसी खोल ली है, अगर आपने फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी के नाम से अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, अब आप मेरे पास लैंडिंग एनबीएफसी के नाम से सेम कंपनी वापस से नहीं आ सकती। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसके लिए मैंने आपके लिए प्यारे बच्चों एक स्टूडेंट कॉर्नर रखा हुआ है, और ये मेरे पास जो है ये जेस इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जेस इन्वेस्टमेंट मेरे पास एक एनबीएफसी है, जेस आईएल इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये एक लीगल एंटिटी है। जेस आईएल इटसेल्फ इज द वन एनबीएफसी जिसके पास किस किस्म के लाइसेंस है, इसके पास लाइसेंस है टू अंडरटेक एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा, टू अंडरटेक एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके पास लाइसेंस है प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। इसके पास लाइसेंस है वॉलंटरी पेंशन स्कीम मैनेजमेंट। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए, पेंशन पेंशन फंड स्कीम। अगर इसके पास एक और किस्म का लाइसेंस है प्राइवेट इक्विटी इन वेंचर कैपिटल, ये भी काम करता है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो रीट मैनेजमेंट सर्विस प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये रीट मैनेजमेंट सर्विस का भी काम करती है। तो जेएसआईएल इज अ वन एनबीएफसी एंड इट हैज 5 लाइसेंसेस। और ये एनबीएफसी कौन सी, जल्दी से बता दी एनबीएफसी कौन सी है, ये फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी है। तभी इसने इसके लाइसेंस लिए हुए। जेएसआईएल चाहे तो ये वाले लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर सकती, इसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहेगी। ऑनलाइन वालों अगर आप प्यारे बच्चों जवाब दे दें, यहां तक आप क्लियर है, समझ आ रहे हैं प्यारे बच्चों? क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ तक? जबरदस्त बात समझ आ गई, जबरदस्त बात समझ आ गई। अच्छा जी, तो ये भी मैं तभी इस नोट्स का फायदा ही, जितनी भी चीजें ऊपर लिखी गई है कंपनीज एक्ट के हैं, और जो कुछ नोट्स वगैरह जो आपके काम आएंगे प्यारे बच्चों, उसको भी मैंने इसी नोट्स का पार्ट बना दिया। अच्छा जी, अब्दुल नईम ये वीडियो, ये जो क्या कहते हैं, ये जो कंटेंट है क्लियर है, मतलब जूम करने की तो जरूरत नहीं है? चले जबरदस्त। अब सब रूल 3 में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। एन एनबीएफसी और एनी अदर कंपनी में अप्लाई टू द कमीशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस सब्जेक्ट टू द, अच्छा ये जो एनी अदर कंपनी का कहा गया है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज ये रूल्स 2003 में आए प्यारे बच्चों। तो 2003 से भी पहले तो ये काम हुआ करता था, तो जब वो काम हुआ करता था तो वो एनबीएफसी तो थी नहीं, बिकॉज एनबीएफसी की टर्मिनोलॉजी हमारे पास 2003 में आई है। तो अगर कोई कंपनी इस एक्ट से या इस रूल के पहले से इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी कमीशन के पास अप्लाई कर सकती है फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस
सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब है अगर ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और ऊपर जो ये बिजनेस करने जा रही है या जो लाइसेंस लेने जा रही है उसके लिए रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ कंपनी अगर लिस्टेड की है तो इसका मतलब इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा अनलेस ये अपनी कंपनी को कन्वर्ट ना कराते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? द कमीशन में इश्यू अ लाइसेंस फॉर एसेट मैनेजमेंट सर्विस, एएमसी, हमारे पास एएमसीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स का काम करती हैं, टू मैनेज ओनली क्लोज एंड फंड्स। कमीशन में इश्यू अ लाइसेंस फॉर एएमसी टू मैनेज ओनली क्लोज एंड फंड। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ जाता है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फंड्स होते हैं ये किसकी बात कर रहा है? ये म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा है। हम सारे के सारे इन टर्मिनोलॉजी से आ गए। म्यूचुअल फंड्स दो किस्म के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो ओपन एंडेड होगा या फिर क्लोज एंडेड होगा। दो किस्म के हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होंगे, या तो ओपन एंडेड होंगे प्यारे बच्चों या क्लोज एंडेड होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। क्लोज एंडेड क्या होते हैं? क्लोज एंडेड ये होते हैं कि मैंने आपको, अच्छा ये म्यूचुअल फंड्स फॉल क्या करेंगे बच्चों? ये म्यूचुअल फंड्स फॉल क्या करेंगे? ये म्यूचुअल फंड्स आपके फॉल करेंगे प्यारे बच्चों, कहाँ पे कहाँ पे? जल्दी छेती छेती। ये म्यूचुअल फंड्स आपके कॉल करेंगे, फॉल करेंगे फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर एक म्यूचुअल फंड बनने जा रहा है तो म्यूचुअल फंड का पर्पस क्या है कि ये आप लोगों से पैसा लेंगे, या आप लोगों से पैसा लेगा और आप लोगों के पैसे को ये मैनेज करेगा, आप लोगों के पैसे को ये मैनेज करेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास दो किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं, एक ओपन एंडेड है और एक क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड में क्या होता है? क्लोज एंडेड में ये होता है कि एक नया म्यूचुअल फंड बना, एक नया म्यूचुअल फंड बना और उसने अनाउंस किया कि भाई मुझे 100 मिलियन चाहिए, मैं एक फंड बनाने जा रहा हूं, कितने मिलियन का? 100 मिलियन का। आप लोग सब्सक्राइब करा लें 100 मिलियन, और जैसे ही मुझे 100 मिलियन मिल जाएंगे मैं अपने फंड को क्या कर दूंगा? मैं अपने फंड को क्लोज कर दूंगा। इट मींस मैं 100 मिलियन के अगेंस्ट आपको यूनिट्स इशू कर दूंगा, 100 मिलियन के अगेंस्ट आपको यूनिट्स इशू कर दूंगा, और वंस द यूनिट्स आर इशूड मेरा फंड अब क्लोज हो चुका है। अब मैं सुकून से बैठ के इस 100 मिलियन को मैनेज करूंगा, मैं 100 मिलियन को मैनेज करूंगा। तो भाई ये जो मैं आप मेरे पास यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स को अगर मैंने रिडीम कराने प्यारे बच्चों, अगर इन यूनिट्स को मैंने रिडीम कराना है तो मैं क्या वापस से इस फंड के पास जा सकता हूं? क्या मैं वापस से इस फंड के पास जा सकता हूं जिससे मैंने यूनिट्स खरीदे थे? नहीं, आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये क्लोज एंड फंड है। आप मार्केट में जाएं, आप मार्केट में जाएं, आप स्टॉक मार्केट में जाएं, आप अपने यूनिट्स किसी और को ट्रांसफर कर दें। ये वही बात हो गई जो कि एक कंपनी होती है, और एक कंपनी जब लिस्टेड होती है तो टेक्निकली ये क्लोज एंटिटी होती है। क्या मतलब? अगर एक कंपनी कहती है कि भाई मुझे शेयर्स में शेयर्स इशू करना चाह रही हूँ, मुझे 100 मिलियन की जरूरत है, मुझे 150 मिलियन की जरूरत नहीं है, मुझे 100 मिलियन की जरूरत इसलिए बिकॉज मुझे एक प्लांट खरीदना है जो कि 100 मिलियन का है, और इस प्लांट से मैं इतना कमाता रहूंगा और आगे जाके डिविडेंड वगैरह देता रहूंगा। मुझे 100 मिलियन की जरूरत है। पूरे पाकिस्तान से शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं, जैसे ही 100 मिलियन हो गए प्यारे बच्चों, वो जो कंपनी है उस फंड को वो क्लोज कर देती है टेक्निकली स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है? मेरे पास शेयर्स आ गए, अब मैं कंपनी के पास नहीं जाऊंगा कि मेरे शेयर्स खरीदो, या 10 रुपए का शेयर है मार्केट में 12 रुपए का चल रहा है, मुझे 12 रुपए आप दो। अब वो फंड क्लोज हो चुका है, कंपनी और आपके बीच में एक दरवाजा लग चुका है। अब आप बैठ के कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, अब आपको बैठ के मार्केट में वो शेयर्स को सेल करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? दैट इज कॉल्ड द क्लोज एंड फंड। ये हमेशा याद रखिएगा, क्लोज एंड फंड जिस पर्पस के लिए बना होता है वो 100 मिलियन है लेट से। तो अब ये 100 मिलियन जो है मजीद पैसा नहीं एक्वायर कर सकता मार्केट से, ना मार्केट को रिडीम कर सकता है। ये 100 मिलियन मार्केट में फ्लोट हो रहा है, और जो इसकी नैव चल रही होगी उसके हिसाब से ट्रेड हो रहा होगा, ये नैव के हिसाब से ट्रेड हो रहा होगा। क्लोज एंड फंड का फायदा क्या है? रेगुलेटर बड़े आराम से इसके ऊपर नजर रख सकता है कि ठीक है यार 100 मिलियन तक का इसने पैसा लिया हुआ है, मैं आराम से इसको मैनेज कर सकता हूँ। ओपन एंडेड फंड ऑपोजिट है प्यारे बच्चों। ओपन एंडेड फंड क्या है? ओपन एंडेड फंड है कि भाई जब आओगे यूनिट्स लेने मैं तुम्हें यूनिट्स दे दूंगा, जब मेरे पास आओगे रिडीम करने के लिए मैं तुम्हारे यूनिट्स रिडीम भी करवा दूंगा। एक फंड खुला होता है 100 मिलियन पे और वो चला जाता है 10 अरब रुपए के ऊपर। अगर आप कभी बड़े म्यूचुअल फंड देखें, मिजान का कोई म्यूचुअल फंड देखें, आप नेशनल बैंक का म्यूचुअल फंड देखें, वो 20-20 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है, वो 10 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है। जब वो लॉन्च हुआ था तो वो 100 मिलियन पे लॉन्च हुआ था, जो कि इसके मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो फंड बना 100 मिलियन पे, लोग इन्वेस्ट करते रहे, वो 20 अरब रुपए पे चला गया। ये ओपन एंडेड फंड है। और ये ओपन एंडेड का मतलब ये है कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाऊंगा मैं कहूंगा भाई आज की नैव 11 रुपए चल रही है,
मुझे आप 11 रुपए पे रिडीम करके दो, वो आपको 11 रुपए पे रिडीम करके देगा। मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे और यूनिट्स खरीदने हैं, वो आपको मजीद यूनिट्स दे देगा। मैं कहूंगा मुझे 100 में से 25 यूनिट रिडीम करना है, म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा मैं हाजिर हूं। क्यों? द फंड इज ओपन एंडेड। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब है कि कमीशन एससीसीपी अगर चाहे तो क्लोज एंड फंड का भी लाइसेंस आपको इश्यू कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे एससीसीपी आराम से इसको रेगुलराइज कर सकता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, यहाँ पे अगर ये आप हैंड आउट देखें तो इसमें मैंने कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसी वर्ड के अंदर, इस छोटे से वर्ड के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस आ रही हैं वो सारी मैंने एक जगह पे मर्ज कर दी है। क्लोज एंड फंड मींस एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ क्लोज एंड स्कीम। अब मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द कमीशन अंडर द ऑर्डिनेंस इन अकॉर्डेंस विद सच क्राइटेरिया। इट मींस जब एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, जब 90s में एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो काम तो ये तब भी हो रहे होते थे। तो उस वक्त ये किस नाम से हो रहे होते थे? उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से हो रहे होते थे, और उस वक्त ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के हिसाब से रजिस्टर्ड होती थी। और अगर आप देखें, अगर एक कंपनी बनी और वो कहती है कि जी मुझे 1000 मिलियन की जरूरत है, मैं आगे इन्वेस्टमेंट करूंगी, तो वो टेक्निकली एक क्लोज एंड फंड ही होता था। तो क्लोज एंड फंड मींस एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ क्लोज एंड स्कीम। अच्छा जी, क्लोज एंड स्कीम क्या है? क्लोज एंड स्कीम क्या है? मींस अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम having a specified period of maturity which does not continuously offer its certificates for sale to investors and entitles the holder of certificate to receive proportionate share of the net asset of the closed end scheme। कि यहां तक बात समझ आती है? प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग क्लोज एंड स्कीम शैल बी क्लासिफाइड एज क्लोज एंड स्कीम अंटिल रिवोक्ड और कन्वर्टेड इनटू एन ओपन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स। तो क्लोज एंड स्कीम किसी न किसी पर्पस के तहत बनती है। इसके लिए अगर मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, तो मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूं डॉलमेन रीड की। ये जो हमारे पास तीन तलवार पे, जो क्लिफ्टन पे हमारे पास ये जो डॉलमेन मॉल खुला हुआ है हमारे पास, ये जो डॉलमेन मॉल खुला हुआ है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये टेक्निकली स्पीकिंग बैक एंड पे एक रीट है। ये जो मॉल है, इसको बनाने के लिए कितने रुपए के दरकार थे? इसको बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार थे। इट मीन ना मुझे 10 अरब से 1 रुपया ज्यादा चाहिए, ना 10 अरब रुपए से 1 रुपया कम चाहिए। मुझे प्यारे बच्चों बताएं, अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाना है, एक म्यूचुअल फंड बनाना है, और म्यूचुअल फंड से मैं कहता हूँ यार आप मुझे आज 10 अरब रुपए दे दो, इससे मैं मॉल बनाऊंगा, मॉल से रेंटल इनकम वगैरह आती रहेंगी, पैसा आता रहेगा, पैसा जब आएगा तो जाहिर सी बात आप लोगों को फायदा होगा। प्यारे बच्चों मुझे बताइए, ओपन एंडेड बनेगा कि क्लोज एंडेड बनेगा? जल्दी से बता दें। बच्चों छेती छेती, एक स्पेसिफिक पर्पस के तहत बना गया, ये ओपन एंडेड फंड होगा कि क्लोज एंडेड फंड होगा? प्यारे बच्चों ये क्लोज एंडेड स्कीम होगी, क्लोज एंड फंड होगा। क्यों? बिकॉज अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा बाद में और कहे मुझे 2 अरब रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो भाई मैं कहूंगा मैं 2 अरब रुपए लगाऊंगा कहाँ? मॉल तो बना चुका हूँ, 20 फ्लोर तक की कैपेसिटी थी मेरी, इतने रूम्स बना सकता था, तो वो तो मैं कर चुका हूँ, तो मजीद तो मैं अब कुछ मजीद नहीं कर सकता। ये मेरे पास क्लोज एंड फंड है। अगर आप कहते हैं तो आप यहाँ पे देखें डॉलमेन रीड को। The trust deed of the scheme was registered on January 20, 2015, whereas approval of the registration of the REIT scheme has been granted by the SCCP on May 29. The scheme is a perpetual close and Sharia compliant. तो close and fund बनाए। बट अगर मैं साथ में आपको एनबीपी म्यूचुअल फंड्स पढ़ाऊं, द फंड इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब है ये बना किसी जमाने में 100 मिलियन पे था और आज ये शायद 10 अरब रुपए पे खड़ा हुआ होगा, बिकॉज ये ओपन एंडेड है। जब आप यूनिट्स खरीदने जाएंगे ये आपको यूनिट्स दे देगा, जब आप रिडीम करने जाएंगे रिडीम कर लेगा। द कमीशन शेल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज। तो इसमें इसमें हमने क्या पढ़ा? सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर 10 मिनट लगा दिए, सब रूल के ऊपर 10 मिनट लगा दिए कि अगर वो चाहे तो आपको क्लोज एंड फंड के लिए भी लाइसेंस इशू कर सकता है। लाइसेंस ग्रांटेड टू एन एनबीएफसी फॉर द इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस शेल बी वैलिड फॉर अंडरटेकिंग लीजिंग, हाउसिंग एंड डिस्काउंटिंग सर्विसेज। प्यारे बच्चों अगर आपको ये यहाँ पे याद हो, अगर आप में से किसी ने भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस ले लिया है, अगर एक एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस ले लिया है, तो इसको अलग से लीजिंग की, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस की और डिस्काउंटिंग सर्विस के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज इम्प्लाइड कि जी आपके पास इनके भी लाइसेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पास लाइसेंस है आईकैप की तरफ से कि मैं सीए की क्वालिफिकेशन परस्यू कर सकता हूं, मैं सीए की क्वालिफिकेशन ऑफर कर सकता हूं, मेरे पास आईकैप की तरफ से एक लाइसेंस है, और बाद में आके अगर कोई पीसीएससी का कोर्स आता है, कोई आईटी का कोर्स आता है, तो मुझे अलग से उसके लिए आरएटी या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि मेरे पास सीए की आरएटी है तो मैं इन कोर्सेज को भी ऑफर कर सकता हूं। इन अ वेरी सिमिलर वे
अगर मैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस मेरे पास है तो मुझे बकिया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? License granted to an NBFC for the investment finance service shall be valid for undertaking a license of housing finance service, discounting services, and such an NBFC shall not be required to obtain a separate license for each form of business, that is leasing, housing, and discounting. अगली कंडीशन क्या है? ये हम सब रूल्स में कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि जब एससीसीपी आपको लाइसेंस देगा तो क्या कंडीशन होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों? सबसे पहली कंडीशन होगी कि आपने फॉर्म जमा कराना है, आपने एप्लीकेशन देनी है, आपने नॉन रिफंडेबल फीस देनी है। दूसरा, आप अगर फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी हो तो आप लैंडिंग एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं ले सकते। तीसरी चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस है तो बकिया लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। चौथी चीज प्यारे बच्चों, the commission shall, after making necessary inquiries and after obtaining such further information as it may consider necessary, and if it is satisfied that each of its promoter director complied with the fit and proper criteria, grant the license as per the form 3 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, for one or more of the form of business subject to the compliance of all of the following condition। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा एप्लीकेशन देनी है, नॉन रिफंडेबल फीस देनी है, फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी है तो लैंडिंग एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस का, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस है आपके पास तो बकिया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जब आप लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हैं तो एससीसीपी लाइसेंस आपको दे सकता है प्रोवाइडेड दैट कि ये कंडीशंस पूरी हो जाए। और ये कंडीशंस क्या है प्यारे बच्चों? कंडीशन ये है कि जो एनबीएफसी आपने बनाई हुई है वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कंप्लाई करे। अगेन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं तो मैं डिपॉजिट नहीं ले सकता, मैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी नहीं ले सकता, उसके लिए मुझे लिस्टेड होना पड़ेगा। तो ये एक टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर मिनिमम डायरेक्टर इतने होने चाहिए। अगली चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The company is not a part of a group of companies already holding a license under these rules for the same of business। For example, अगर मैं आपके सामने जेएस का पूरा ग्रुप रखूं तो जेसीएल है, जेसीएल की एक सब्सिडरी है, जेएस बैंक की एक सब्सिडरी है, जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी है जेएस अबामको, जेएससीएल की एक और सब्सिडरीज है जेएस इंटरनेशनल एलएलपी, जेएसआईएल के पास 5 किस्म के लाइसेंस है जो कि अभी हमने देखे प्यारे बच्चों। अगर तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, और इसके पास जेएसआईएल के पास कौन कौन से था? इसके पास एसेट मैनेजमेंट सर्विस था, इसके पास हाउसिंग फाइनेंस सर्विस था, इसके पास डिस्काउंटिंग सर्विस थी, इसके पास लीजिंग फाइनेंस सर्विस थी, इसके पास पेंशन की सर्विस थी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो जेसीएल है प्यारे बच्चों, अगर इसके पास हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस मौजूद है, अगर जेसीएल के पास, अगर ग्रुप के पास हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा ग्रुप है कि उस पर आते हैं, अगर ग्रुप के पास हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस मौजूद है और ये जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अब अगर मेरे पास हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस मांगने आएगी एससीसीपी के पास तो एससीसीपी लाइसेंस इश्यू नहीं करेगा। The company is not a part of a group of companies already holding a license under these rules for the same form of business। ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? अब ग्रुप की अगर मैं डेफिनेशन देखूं प्यारे बच्चों तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें, थोड़ा इसमें साथ दीजिएगा, एक्टिव रहिएगा। अब अगेन ये नोट्स का फायदा क्या है कि ग्रुप के लिए अब आपको वापस से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, इसी में आपको ग्रुप की डेफिनेशन दिख जाएगी। ग्रुप मींस पर्सन, वेदर नेचुरल और लीगल। दो किस्म के बात कर रहा है कि ग्रुप का मतलब है नेचुरल और लीगल। इफ वन ऑफ देम और हिज क्लोज रिलेटिव, इन केस ऑफ अ नेचुरल पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसके या उसके क्लोज रिलेटिव के पास ऑलरेडी अगर लाइसेंस है तो नहीं मिल सकता। और इट्स सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी इफ इट इज अ लीगल पर्सन। तो जेएसआईएल कोई कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है। तो यहाँ पे अगर इसके सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी के पास अगर लाइसेंस मौजूद है प्यारे बच्चों तो इसको लाइसेंस इश्यू नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है क्या सीन? सुनिएगा। और इट्स सब्सिडरी और एसोसिएटेड इफ इट इज अ लीगल पर्सन हैव कंट्रोल
or hold the direct substantial ownership interest or have power to exercise significant influence over the other. अब ये डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे बोलते तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रुप की डेफिनेशन की बात चल रही है वो दो बंदों की बात चल रही है। एक बात चल रही है किसकी, नेचुरल पर्सन की, और दूसरी बात चल रही है किसकी, लीगल पर्सन की। और लीगल पर्सन हमारे पास हमें पता है कि कंपनीज होती है। यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने नीचे लिखी है प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में नेचुरल पर्सन रेलिवेंट नहीं है। नेचुरल पर्सन रेलिवेंट क्यों नहीं है? अच्छा, लीगल पर्सन हम सबको पता है कंपनी होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, अगर मैं कंडीशन पढ़ूं, तो कंडीशन कहता है द कंपनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। द कंपनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट मींस वो किस चीज को एड्रेस कर रहा है, वो इस चीज को एड्रेस कर रहा है। ऑल्दो डेफिनेशन डिटेल्ड है, और ये डेफिनेशन का जो ये वाला पार्ट है आगे किसी रूल और सब रेगुलेशन में लाजमी आ रहा होगा, उस वक्त हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज की कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है वो लीगल पर्सन कंपनी की। तो इसका मतलब है, अगर आपने एक एनबीएफसी कंपनी बनाई है, अगर आपने एक एनबीएफसी कंपनी बनाई है, तो इसकी सब्सिडरी के पास सेम लाइसेंस नहीं होना चाहिए, और इसकी एसोसिएटेड कंपनी के पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। हैव कंट्रोल if one of them or his close relative in case of a natural person or its subsidiaries or associate company, if it is a legal person, have control और होल्ड, कंट्रोल की बात करता हूं तो इसका मतलब इस एनबीएफसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की बात आ गई। डन हो गया जी। कंट्रोल और होल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और ओनरशिप, और हैव पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इट मींस अगर कोई कंपनी है और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 20-25% होल्डिंग करके बैठी हुई है, जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है, ये भी इसके ऊपर कवर हो जाएगी। ओवर द अदर, for the purpose of this clause, subsidiary shall have the same meaning as defined in subsection 2 of section 3 of the ordinance. इसका मतलब प्यारे बच्चों, कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन लिख दी गई है, मैंने यहाँ पे बराबर में लिख दिया ताकि आपकी आसानी हो। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercise or control more than one half of its voting securities. इसका मतलब है एनबीएफसी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी होगी वो ग्रुप में शामिल हो गई। और इसके अलावा वो कहता है कंट्रोल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो मैंने सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की डेफिनेशन, कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर or to control management or policy decision exercisable by a person individually or through any person acting in concert directly and indirectly, whether by virtue of his shareholding management rights, shareholder agreement, voting agreement or otherwise. तो यहाँ पे इसने होल्डिंग का बता दिया कि अगर होल्डिंग के पास एनबीएफसी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट है या अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने का राइट है, तो वो आपके पास सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन फॉल कर जाएगा। Substantial ownership means beneficial shareholding of 10% by a person or by a close relative. अगर इस एनबीएफसी कंपनी ने किसी और बंदे का इस एनबीएफसी कंपनी में 10% तक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है प्यारे बच्चों, तो ये भी ग्रुप की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा। और जब ग्रुप की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि अगर उन ग्रुप में किसी के पास लाइसेंस है तो ये एनबीएफसी कंपनी जो आपने बनाई है इसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी और द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। अगर कोई एसोसिएट कंपनी है जिसपे मैं 20% तक उसके राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, उसके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, वो भी मेरे ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी एक समराइज डायग्राम बनाऊं प्यारे बच्चों आपके साथ, अगर मैं एक चीज समराइज डायग्राम बनाऊं, तो इसका मतलब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी बनाने जा रहे हैं, सही है, तो एनबीएफसी कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ऑपरेट तभी कर सकेंगे जब आपके पास लाइसेंस होगा। और लेट से आपको लाइसेंस किस चीज का चाहिए, आपको हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस चाहिए। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस चाहिए प्यारे बच्चों, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जो ये कंपनी है, अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है
उसके पास ये हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, उसके पास भी हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है या आप उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हो, मैं एसोसिएट की बात कर रहा हूं, इन दो कंपनीज के पास भी हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। प्लस कोई ऐसा बंदा जिसने कोई ऐसा बंदा जिसने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो आपके पास, सब्सटेंशियल ओनरशिप हो, कितने परसेंट की? 10% की प्यारे बच्चों, 10% की। अगर उस एक किसी कंपनी के आपके ऊपर 10% तक ओनरशिप है तो उसके पास भी ये लाइसेंस, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसमें सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट प्यारे बच्चों ये है, सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन जो वर्ड यूज हो रहा है वो एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड यूज हो रहा है, और हम सबको पता है कि एसोसिएटेड कंपनी की एक डिटेल्ड डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में कवर्ड है। अगर मैं उस डेफिनेशन को भी यहाँ पे लिखूं, अगर मैं उस डेफिनेशन को भी यहाँ पे लिखूं तो और बहुत सी कंपनीज भी इस डेफिनेशन के तहत फॉल कर जाएंगी। और अगर उसके पास लाइसेंस होगा प्यारे बच्चों तो आप हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का बिजनेस नहीं कर सकते। तो सेक्शन बड़ा सिंपल है कि आपका, आप अगर एक कंपनी हो तो जो आपका ग्रुप है उसके पास एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं, उसके पास वो लाइसेंस नहीं होना चाहिए जिस लाइसेंस के लिए आप एससीसीपी के पास जा रहे हैं प्यारे बच्चों। द कंपनी मीट्स द मिनिमम, अगली कंडीशन सब रूल सी में कहता है, अगली कंडीशन, द कंपनी मीट्स द मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिक्वायरमेंट इन लिeu ऑफ द मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कमीशन। जो ये मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे समराइज कर दिया है सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता चल जाए कि अगर आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी बनाने जा रहे हैं, और एनबीएफसी कंपनी बनाने के लिए अगर आपको ये लाइसेंसेस चाहिए तो इन लाइसेंसेस के लिए आपका मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एएमसी बनाने जा रहा हूं तो इसके लिए 200 मिलियन का मिनिमम इक्विटी है, इतना तो पेड अप कैपिटल होना चाहिए तभी एएमसी बन सकेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज अलॉटेड एटलीस्ट 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल टू दी प्रोमोटर्स। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आप ये एसेट मैनेजमेंट सर्विस बनाने जा रहे हैं जिसका मिनिमम कैपिटल 200 मिलियन है, इसका मतलब है इसका 25%, इसका 25% जो कि 50 मिलियन बनता है, ये किसके पास होना चाहिए? ये किसके पास होना चाहिए? ये इस शख्स के पास होना चाहिए, ये इस शख्स के पास होना चाहिए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो कि एनबीएफसी बनाने जा रहा था। इट मीन से क्या बंदा था? ये प्रोमोटर था जो कंपनी बनाने जा रहा था। एटलीस्ट 25% शेयर पेड अप कैपिटल किसके पास होना चाहिए? प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है प्रोमोटर पैसा ले ले और आगे जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, आगे जाके ट्रांसफर कर दे। नहीं जी, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी है उसने, एक और कंडीशन लगा दी है कि द कंपनीज प्रोमोटर और मेजोरिटी शेयरहोल्डर एंड डायरेक्टर्स हैव डिपॉजिटेड देयर शेयर्स विद द CDC of Pakistan in an account marked as block, and such shares shall not be sold or transferred without the prior approval of the commission and shall be kept unencumbered। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमें सिंपल सा सेक्शन है कि जी वो शेयर सीडीसी में जमा होंगे और ब्लॉक होंगे। ब्लॉक का मतलब ये कि सेल नहीं हो सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड दैट, कंपनीज एक्ट आपको एक सेक्शन पता होगा कि जो डायरेक्टर होगा उसका मेंबर होना जरूरी है, और जब मेंबर बनते हैं तो उसके पास कुछ क्वालिफाइंग शेयर्स होना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर्स, यहाँ पे वर्ड एज बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर्स होल्डिंग द क्वालिफाइंग शेयर्स मैक्सिमम अप टू 2% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल शैल बी एग्जाम्प्ट। अगर एक कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, अगर एक एनबीएफसी बनी है 7 डायरेक्टर्स हैं, उन 7 डायरेक्टर्स के मिला के जो क्वालिफाइंग शेयर्स उनके नाम पे हैं, अगर वो 2% से कम है, 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल से कम है प्यारे बच्चों, टोटल शेयर कैपिटल से कम है, 200 मिलियन का 2% हमारे पास होता है 4 मिलियन। अगर 4 मिलियन से कम के शेयर्स आपके डायरेक्टर के पास हैं तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट एग्जाम्प्ट है, उनको सीडीसी में ब्लॉक करवाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। जब अगला डायरेक्टर आएगा वो डायरेक्टर सेल भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक? अफशा जोया, प्यारे बच्चों आप लोग क्लियर हो?
प्लस प्लस सीडीसी में तो ब्लॉक होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कंपनी के प्रोमोटर होंगे या जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे या जो डायरेक्टर होंगे, वो अंडरटेकिंग भी देंगे इस चीज की कि किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं होंगे फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर्स इन एनी मैनर विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एएमसी बनाता हूं और मुझे एएमसी के शेयर्स बेचने और शेयर्स किसी और को बेचने, और एक नया प्रोमोटर आ जाएगा और वो 25% होल्डिंग रख लेगा, तो मैं ये काम भी जो करने जा रहा हूं, इसके लिए भी मुझे किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? इसके लिए मुझे एसईसीपी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, कंपनी जो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी प्यारे बच्चों, वो किसी और ऑफिस में सेम डेजिग्नेशन नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि आपने जो एनबीएफसी कंपनी बनाई है प्यारे बच्चों, जो एनबीएफसी कंपनी सेक्शन के, जो आज की क्लास में हम एक एनबीएफसी कंपनी बनाने जा रहे हैं, इस एनबीएफसी कंपनी का जो सीईओ होगा वो किसी भी और अदर कंपनी में सीईओ नहीं हो सकता, वो किसी भी और कंपनी में सीईओ नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट अगर वो किसी और कंपनी का सीईओ है या बनना जा रहा है, तो इसके लिए उसको किस चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी? इसको परमिशन लेनी पड़ेगी एसईसीपी से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अगर एक सीईओ है वो किसी और एनबीएफसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में सीईओ बनने जा रहा है, तो किसकी किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? एसईसीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक और कंडीशन आपके ऊपर आयद कर दी गई है कि आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, इसमें आप किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। हमने एक चीज पढ़ी थी कंप्यूटर में, आपने पढ़ा होता, अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करना है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, आप ये यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आप कमीशन की अप्रूवल के बगैर अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपसे ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज करने जा रहे हैं, तो इस सूरत में वो आपको अलाउ करता है कि आप मुझसे पूछे बगैर ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर लें। लेकिन उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप जितनी भी चेंजेस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कमीशन के बगैर नहीं हो सकती। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? एक और कंडीशन उसने आयद कर दी आपके ऊपर, वो आपसे कह रहा है कि जी मुझे लिख के दें कि एनबीएफसी कंपनी का अगर मैं आपको लाइसेंस देता हूं, तो जो बंदे आप अपने पास रखेंगे उनके पास सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है जी। और ये इसका एविडेंस आपने 90 दिन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। देखिए मैं भी लाइसेंस लेने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बंदे तो हायर करके नहीं बैठूंगा, आप मुझे लाइसेंस दें, मैं बंदे हायर कर लूंगा। तो लाइसेंस देते हुए एसईसीपी आपसे कहता है देखें खुदा का वास्ता है, आप मुझे लिख के दें कि आप अच्छे सफिशिएंट कॉम्पिटेंट टेक्निकल बंदे हायर करेंगे। मैं कहता हूं जी मैं बिल्कुल हायर करूंगा, वो कहते हैं लिख के दें, मैं लिख के देता हूं। लेकिन ये देखें 90 दिन के अंदर मुझे आपने एविडेंस देना है, तो मैं उनकी फिर सीवी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जमा कराता हूँ एससीसीपी को कि देखें हमने एक अच्छे क्वालिफाइड बंदे हायर कर लिए। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड the company obtaining the license for multiple form of business or any company undertaking any form of business must have, other than chief executive, at least one person responsible for heading each licensed form of business। मैं अगर आपसे एक बड़ी जबरदस्त बात करूं प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इस सेक्शन को समझाने के लिए ऊपर आता हूं, और यही इस हैंडआउट की खास बात है। प्यारे बच्चों ये कौन सी कंपनी थी? ये कौन सी कंपनी थी? ये जेस इन्वेस्टमेंट थी। ये जेस इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है। इसके पास कितने लाइसेंस मौजूद है? इसके पास 5 किस्म के लाइसेंस मौजूद है। मुझे बताएं इस कंपनी के सीईओ कितने होंगे? इस कंपनी का सीईओ एक ही है, कंपनी का सीईओ एक ही है। लेकिन चूंकि इस कंपनी के पास 5 किस्म के लाइसेंस है, तो हर लाइसेंस का एक हेड होना चाहिए जो कि इसको मैनेज करे। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करते हैं, तो एक एएमसी के 20 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एएमसी का एक सीईओ होता है, उसके नीचे 20 म्यूचुअल फंड्स आ रहे होते हैं, लेकिन हर म्यूचुअल फंड पे फंड मैनेजर अलग होता है। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर अलग होता है, एक हेड ऑफ फंड डिपार्टमेंट होता है जो कि उसको लीड कर रहा होता है प्यारे बच्चों। फिर वो कहता है कि जिस लाइसेंस के तहत आप बनाए गए हैं, आप सिर्फ वही बिजनेस कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते। फिर एक मजे की बात करता है, द कंपनी
its promoters and major shareholder, its chief executive and its directors shall furnish separate undertaking to the commission that they shall comply in letter and spirit with the requirement of this ordinance. एक और अंडरटेकिंग देनी, देखिए नहीं लाइसेंस दे रहा हूं, लेकिन जो एनबीएफसी रूल्स में लिखा गया है, जो एनबीएफसी रेगुलेशन में लिखा गया है, जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, कंपनीज एक्ट से जो कंपनीज ऑर्डिनेंस में लिखा गया है, खुदा का वास्ता है आपने उन रिक्वायरमेंट से आप कंप्लाई करेंगे, आप एक अंडरटेकिंग साइन करके दें। ये भी हो सकता है कि एससीसीपी ने जो कंडीशंस ऊपर आपको बताई, देखिए कंडीशंस क्या बताई, उसने सिंपल सी कंडीशन बताई कि भाई अगर ये वाला लाइसेंस लेने जा रहे हो तो आप ये वाला लाइसेंस नहीं ले सकते, अगर आप फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी करने जा रहे हो तो आप एसेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप एसेट मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो आप फंड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस सर्विस करने जा रहे हो तो कंडीशन ये है कि ग्रुप के पास आपका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आपको मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूँ तो कंडीशन क्या है कि भाई मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए। अच्छा जी, हो गया। फिर एक और कंडीशन 25% आपके पास होना चाहिए जी, रख लिया 25%, और इसके अलावा 25% आप सीडीसी में ब्लॉक कराएंगे जी, ब्लॉक करा देता हूँ, ठीक है जी। आप इसको कभी भी नहीं बेच सकते, भाई मैं बिजनेस करने बैठा हूं, मुझे कल कोई बिजनेस बेचना होगा, हाँ बेच दीजिएगा, लेकिन मुझसे आप प्रायर अप्रूवल लेंगे जी, ठीक है जी। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कराई थी तो मेमोरेंडम भी जमा कराया था, आर्टिकल भी जमा कराया था, हाँ जी आपको जमा कराया था जी, साइन करके दें कि आप मेमोरेंडम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है जी, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा, भाई कर सकते हो, मुझसे अप्रूवल ले लेना। हाँ लेकिन अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना है तो आप ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर दीजिएगा, सही है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपका जो सीईओ होगा वो किसी और कंपनी में सीईओ नहीं होगा, ठीक है भाई, नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे बना हुआ है सीईओ, मेरा एक सीईओ ऑलरेडी है यहाँ पे और मैं उसको हायर करना चाहता हूँ और मैं मेरे ग्रुप का ही सीईओ है लेट से जी, ठीक है, मुझसे आपसे वो सिर्फ अप्रूवल ले लें, ये सारी कंडीशंस वो कहता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कोई एनबीएफसी बनाने जा रहा हूं तो एससीसीपी इन कंडीशंस के अलावा भी कोई कंडीशन मेरे ऊपर इम्पोज कर सकता है। एससीसीपी ने अपने पास ही लीगल राइट रखा हुआ है, इसलिए ताकि अगर कोई बंदा है और वो इन सारी कंडीशन से कंप्लाई कर रहा है, लेकिन एससीसीपी उसको अगर फॉर एग्जांपल फिर भी लाइसेंस इश्यू नहीं कर सकती या नहीं कर रही, और आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन हजार होते हैं आपके पास, आप एक चीज के एलिजिबल भी होते हो, आपको वो चीज नहीं मिलती, तो जब आप कोर्ट में जाओगे और जब ये सब रूल 5 खुलेगा आपके सामने, और रूल 5 कहते हैं जब कोर्ट बोलेगा कि भाई जब ये सारी कंडीशन से कंप्लाई कर रहा है तो फिर आपने लाइसेंस इश्यू क्यों नहीं करा, तो एससीसीपी ने कहा था मैंने तो मजीद एडिशनल कंडीशंस भी इनके ऊपर इम्पोज की थी और वो उससे कंप्लाई नहीं कर रहा था, तो इसीलिए एससीसीपी ने ये राइट भी अपने पास एक रखा हुआ है। इस सेक्शन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि कल को अगर एससीसीपी लाइसेंस इश्यू ना भी करे तो अगर आप कोर्ट में चले भी जाए तो इस तरह के तहत एससीसीपी अपने आप को सेव कर सकता है। If a company fails to commence the business within the period as specified by the commission, भाई जब आपको लाइसेंस एससीसीपी ने अब तक आपको लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे आके आपको लाइसेंस मिल चुका है, और जब लाइसेंस मिला तो इस लाइसेंस में एडिशनल कंडीशन भी लग सकती है, और जब लाइसेंस मिला तो अब आपको कहा जा रहा है कि भाई जिस काम के लिए आए थे ना, जो बिजनेस करना है, ये बिजनेस इस टाइम के तहत आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है, लेट से 3 महीने, इट कुड बी 6 मंथ्स, इट कुड बी एनीथिंग, ये एससीसीपी के पास राइट है। द लाइसेंस ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर 3 years। अब जो लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया गया है प्यारे बच्चों, कितने साल के लिए प्रोवाइड किया गया है? 3 साल के लिए प्रोवाइड किया गया है आपको लाइसेंस। आपको लाइसेंस 3 साल के लिए मिलेगा, और जहां आपको यह लाइसेंस 3 साल के लिए मिलेगा, from the date of its issuance shall be renewable upon expiry of the said period by making application at least 1 month prior to the expiry। एक्सपायरी से 1 महीने पहले एटलीस्ट आपने वापस से एप्लीकेशन दरकार करनी है, जहां आप अपने लाइसेंस को रिन्यू कराएंगे और एक पेमेंट सबमिट करेंगे। द कमीशन में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन एज इट मे कंसीडर नेसेसरी रिन्यू द लाइसेंस फॉर 3 years इन द फॉर्म। मजीद 3 साल के लिए वो आपको लाइसेंस इश्यू कर सकता है, provided that till such time the license is renewed, the existing license shall be deemed valid for the purpose of this rules and the unless the company fails to apply and fulfill all the requirement to the satisfaction of the commissioner for the renewal of a license, provided further that if a company fails to apply within the stipulated time period and fulfill all the requirement to the satisfaction of commission, its license shall stand cancelled, the commission may intimate further proceeding to give effect to the cancellation। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इस रूल 5 को थोड़ा सा प्यारे बच्चों समराइज करूं, अगर ये जो रूल 5 हमने कंडीशन का पढ़ा, अगर मैं इस रूल 5 कंडीशन को थोड़ा सा प्यारे बच्चों
अगर इस रूल 5 को मैं समराइज करूं, तो रूल 5 ने बेसिकली तीन चीजों में इसको तोड़ा हुआ है। सबसे पहली, वो एक बहुत ही जेनेरिक बात करता है, वो एक जनरल बात करता है। वो जनरल बात क्या करता है? वो जनरल बात ये करता है, रूल 5 है किस चीज का? रूल 5 है लाइसेंस का। और लाइसेंस के लिए वो कंडीशन की बात करता है। लाइसेंस के लिए प्यारे बच्चों किस चीज की बात करता है? वो कंडीशन की बात करता है। और जब वो कंडीशन की बात करता है, एक सेकंड ना बच्चों। और लाइसेंस के लिए प्यारे बच्चों किस चीज की बात, तो वो तीन चीजों की, वो टेक्निकली इस रूल को तीन चीजों में तोड़ता है। कि जी पहले एक जनरल बात बता दूं। जनरल बात क्या बता दूं? जनरल बात ये बता दूं कि भाई देख लो, अगर तुम जो कंपनी बनाने आए हो, तो या तो वो एसेट मैनेजमेंट, या तो वो फंड मैनेजमेंट होगी, या वो लैंडिंग एनबीएफसी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात, अगर तुमने ये वाली कंपनी बनाई है तो मैं तुम्हें इसका लाइसेंस इशू नहीं करूंगा। अगर ये वाली कंपनी बनाई है तो मैं इसका लाइसेंस इशू, एक जेनेरिक बात करता है। फिर वो एक और जेनेरिक बात करता है आपसे, और वो कहता है कि अगर ग्रुप के पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा, अगर ग्रुप के पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा, तो मैं आपको लाइसेंस मजीद इशू, मैं आपको उस चीज का लाइसेंस आपको नहीं दूंगा। फिर वो एक मजीद बात करता है आपसे, और वो बात किस तरीके से करता है कि जी फॉर एग्जाम्पल, जेनेरिक में वो आपसे कहता है कि जी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस है, तो मजीद तीन लाइसेंस मांगने के लिए आना ही नहीं है मेरे पास। मैं आपको ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि उसका लाइसेंस आपके पास मौजूद है। वो आपसे कहता है कि जी देखो, अगर लाइसेंस मांगने आओगे तो मैं तुम्हें क्लोज एंड फंड का भी कह सकता हूँ, कि तुम मुझसे ओपन एंड फंड बनाने आओ, मैं तुम्हें कहूँ नहीं तुम ओपन एंड फंड नहीं बना सकते, तुम close। ये जेनेरिक बात करता है कि जी जब आ रहे हो तो इन चीजों को पढ़ कर आओ कि तुम्हारे पास ये प्री रिक्विजिट है, ये होनी चाहिए। उसके बाद जब ये जेनेरिक में मैं पास कर जाता हूँ, जेनेरिक टेस्ट पास कर जाता हूँ, फिर मेरे पास आके कुछ एक्चुअल कंडीशंस आती हैं। और वो एक्चुअल कंडीशन किस लिहाज से? वो एक्चुअल कंडीशन इस लिहाज से कि भाई देखो, एनबीएफसी बनानी है, हाँ जी एनबीएफसी बनानी है। भाई सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी, मिनिमम पेड अप कैपिटल मेरा पूरा हो रहा है। अच्छा जी, और इसके अलावा भाई ये जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, इसका 25% तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है जी, 25% मेरे पास है। इस 25% को आप सीडीसी में ब्लॉक करा दें। मैंने सीडीसी में ब्लॉक करा दिया है भाई। आप इसको सेल ट्रांसफर नहीं कर सकते मेरी अप्रूवल से बगैर, नहीं करूंगा। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगी मेरी अप्रूवल के बगैर। ठीक है जी, एक अंडरटेकिंग साइन करके दें कि आप इन सारी कंडीशन से कंप्लाई करेंगे। मैं लिख के देता हूं कि मैं सारी कंडीशन से कंप्लाई करूंगा। मैं अगर आप, अच्छा, और इसके अलावा आप लिख के दें कि जी जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ट्रू स्पिरिट में करेंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। आप मुझे एक और चीज लिख के दें कि जो बंदे आप हायर करेंगे वो ऐसे होने चाहिए। ठीक है जी, बंदे मैं ऐसे हायर करूंगा। 90 दिन के अंदर आप मुझे उनकी सीवीज प्रोवाइड करेंगे ताकि मेरे पास एविडेंस आ जाए। जहां ये सारी कंडीशंस पूरी हो गई, यहाँ प्यारे बच्चों मुझे एक लाइसेंस मिल चुका है। अब जब लाइसेंस मिल चुका है, तो अब उसके आगे की कहानी क्या होगी? ये इसका एक तीसरा पार्ट आ जाता है कि भाई जो लाइसेंस आपको मिला है, ये कितने साल के लिए मिला है? देखें भाई, 3 साल के लिए लाइसेंस मिला है। अच्छा, जो लाइसेंस आपको मिला है, ये मजीद रिन्यू हो सकता है कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए मजीद रिन्यू हो सकता है। रिन्यूअल के लिए एटलीस्ट कब आना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 महीना पहले आना पड़ेगा। ठीक है जी, रिन्यूअल के लिए हम एटलीस्ट 1 महीना पहले आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो वो आपसे बात कर, मैं कल को किसी कंडीशन से कंप्लाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है जी, मेरा लाइसेंस आप टर्मिनेट कर दीजिएगा। कि यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये जो रूल 5 है, बेसिकली इसकी तीन चीज है। एक जेनेरिक सेक्शन है जहां पे वो बता रहे हैं कि जी आप देख लें, आपको मेरे पास लाइसेंस लेने के लिए आना भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, आपको जरूरत भी है कि नहीं है, आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो, पहले वो बात करता है। फिर जब मैं कहता हूँ हाँ जी मैं एलिजिबल हूँ, मुझे लाइसेंस की जरूरत है, तो जब लाइसेंस लेने के लिए आ रहे हो तो कुछ कंडीशंस ऐसे कंप्लाई करना पड़ेगा। कर लिया जी कंप्लाई। जब इनसे कंप्लाई कर लिया, तो जब अब जब लाइसेंस मिल गया है, तब देखें अब कुछ कंडीशन है कि अगले 3 साल तक, और 3 साल के रिन्यू, और 1 महीने पहले आना। तो ये सारे जो रूल 5 है, बेसिकली तीन चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों मेरे बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर हो प्यारे बच्चों? अगर थोड़ा सा रिप्लाई कर दो आप, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, अब जब हमने इस सेक्शन पढ़ लिया है, अब जब हमने इस सेक्शन पढ़ लिया है, तो हम एक काम करते हैं कि छेती छेती हम एक पास पेपर कर लेते हैं। हम जल्दी से एक पास पेपर का सवाल देख लेते हैं। और एक बड़ा अच्छा सवाल था पास पेपर में।
सिर्फ 2 मिनट दें प्यारे बच्चों, तक मैं सवाल कॉपी कर लूँ, सिर्फ 2 मिनट दें। चलें जी। अफशान जबरदस्त, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हम सारे? ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि इन सबको एट द एंड हम कंपाइल कर लें। ये जो आज हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, क्लियर है? एक सवाल हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें और आइडिया हो जाए कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, पेपर में किस तरह के सवाल आता है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। In light of the provision of the NBFC rules 2003, evaluate whether the company may apply to the commission for granting of license to carry out NBFC business. In light of the provision of the NBFC rules, evaluate whether the company may apply to the commission for granting of license to carry out. Whether the company may apply, समझे कोशिश करेगा, whether the company may apply to the commission. ठीक है जी? A company is planning to register as NBFC. It has provided you the following information. It wants to carry out the following businesses. पहला इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, दूसरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, तीसरा एसेट मैनेजमेंट सर्विस और चौथा हाउसिंग फाइनेंस सर्विस। प्यारे बच्चों को सेक्शन याद आ रहा है? जल्दी से बता दें। कोई ऊपर हमने अभी एक रूल पढ़ा, कोई रूल याद आ रहा है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। वो 4 बिजनेस का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का, एसेट मैनेजमेंट सर्विस का और हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का। प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस ले तो बाकी की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली जो उसको बिजनेसेस करने हैं वो 2 किस्म के हैं। एक फंड मैनेजमेंट है और एक लैंडिंग एनबीएफसी है। क्या ये दोनों कवर हो रहे हैं इसमें? हाँ जी, क्या ये दोनों कवर हो रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर हम यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, मैं इसको एक सेकंड में थोड़ा सा मिटा दूं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए।
A fund management NBFC shall not be eligible for seeking license for any form of business allowed to lending NBFC. And the lending NBFC shall not be eligible for seeking license for any form of business allowed to fund management NBFC. अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं प्यारे बच्चों, तो सवाल में मेरे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस कहां पे आ रहा है प्यारे बच्चों? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मेरे पास आ रहा है फंड मैनेजमेंट में, FM लिख रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस ये कहां पे आ रहा है प्यारे बच्चों? इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस आ रहा है मेरे पास लैंडिंग में। एसेट मैनेजमेंट सर्विस फंड मैनेजमेंट है। हाउसिंग फाइनेंस सर्विस मेरे पास क्या है? लैंडिंग है। इसका मतलब है आप जो एनबीएफसी बनाने जा रहे हैं, या तो आप फंड मैनेजमेंट कर लें या आप लैंडिंग कर लें। ये चारों बिजनेसेस आप एक एनबीएफसी बना के नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? देखें अफशा, जो आपने लिखा वो आपने दूसरा सेक्शन लिख दिया। आपने जो लिखा वो आपने दूसरा सेक्शन लिख दिया। तो इसका आंसर किस तरीके से होगा? इसका आंसर में इस तरीके से, सबसे पहला आंसर में क्या करूंगा, मेरे पास ओपन बुक है, मैं सबसे पहले ये सेक्शन लिख दूंगा कि भाई या तो आप फंड मैनेजमेंट करें या आप लैंडिंग एनबीएफसी करें। और अगर आप लैंडिंग एनबी अब मैं आपकी वाली बात लिखूंगा कि अगर लैंडिंग एनबीएफसी में आपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस ले लिया है, तो आपको हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसके अलावा मजीद 2 और काम भी जो लैंडिंग एनबीएफसी में आपको अलाउड है वो कर सकते हो। क्या यहां तक बात समझ आती है मुझे? तो हमने फ्लो चार्ट बनाना है ना, हमने कहना कि भाई या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो इसमें जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं सबका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ये वाला काम करना है लैंडिंग वाला, तो कोई एक लाइसेंस ले लो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस वाला, उससे बाकी वाले काम भी हो जाएंगे। ये क्लियर है प्यारे बच्चों? आए वापस सवाल में आते हैं। It has a paid up capital of rupees 80 million, out of which 16 million is held by the promoters of the company. It has a paid up capital of rupees 80 million. अगर 80 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि मेरे पास इसको इसको बिजनेस कौन सा करना है भाई? इसको एक बिजनेस करना है एसेट मैनेजमेंट सर्विस का। इसका लाइसेंस कितना, इसके लिए कितना होना चाहिए? 200 मिलियन। उसको कुछ हाउसिंग फाइनेंस सर्विस करनी थी, कितना होना चाहिए? 50 मिलियन। इसको इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस करनी है 750 मिलियन। इसका मतलब है मैं इसमें एक सेक्शन तो ये लिख दूंगा प्यारे बच्चों कि मुझे लाइसेंस तभी मिल सकेगा कि अगर सबसे, देखिए इस आंसर के 2 पहलू हैं प्यारे बच्चों, इस आंसर के 2 पहलू हैं। सबसे पहले आपको पेड अप कैपिटल जो 80 मिलियन है, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि जी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये मिनिमम इक्विटी से कंप्लाई कर रहा है। पहला आपका आंसर ये होगा। और फिर दूसरा आंसर ये होगा कि जो 16 मिलियन प्रोमोटर के पास है, प्रोमोटर के पास कितने होने चाहिए अफशा? जल्दी से बता दे बच्चों, छेती छेती, प्रोमोटर्स के पास कितने होने चाहिए? इस 80 मिलियन को चले मैं एज्यूम करूं ये मिनिमम, ठीक है, तो इसका 25% कितना होना चाहिए? जल्दी छेती छेती, 80 का 25% यार, 80 का 1/4, 80 को डिवाइड कर दे 4 से भाई। इट मीन प्रोमोटर्स के पास कितने होने चाहिए? 20 मिलियन। लेकिन प्रोमोटर ने कितने लिखा है? में 16 मिलियन। क्या इसके बेसिस पे उसको लाइसेंस मिलेगा प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? देखिए जो कंडीशन की मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे पहला सेक्शन आंसर का आएगा द कंपनी मीट्स द मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट। आप ये लिखेंगे, आप नहीं बताएंगे मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे सबसे पहली चीज ये जो 80 मिलियन सवाल में लिखा था इसके ऊपर आप रिकमेंड कर देंगी। इस 80 मिलियन के ऊपर आप कमेंट क्या करेंगी कि मिनिमम इक्विटी इतना होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक सेक्शन है द कंपनी हैज अलॉटेड एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल टू द प्रोमोटर। आप कहेंगी 80 का जो 25% है वो 20 मिलियन बनता है, प्रोमोटर ने 16 मिलियन रखे, तो इस बेसिस पे लाइसेंस इशू नहीं होगा। द प्रोमोटर्स हैव
pledged their shares. The promoters have pledged their shares. Sorry, yaar. The promoters have pledged their shares with a scheduled bank to obtain a loan. क्या जो शेयर्स मैंने रखे हैं, जो 16 मिलियन या 20 मिलियन शेयर्स जो मेरे पास बनते हैं, जो मैंने रखे हैं, क्या मैं इसको आगे प्लेज कर सकता हूं प्यारे बच्चों? क्या मैं किसी स्केड्यूल बैंक के पास को जाकर के प्लेज कर सकता हूं? सेक्शन पे है फौरन से, सेक्शन क्या रूल लिखा हुआ था? हैव डिपॉजिटेड द शेयर विद द सीडीसी, मसला नहीं है इसके ऊपर। ब्लॉक्ड, इसमें मसला, शैल नॉट बी सोल्ड, बेच भी नहीं रहा, और ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर भी नहीं कर रहा, एंड शैल बी केप्ट अनइनकम्बर्ड। अनइनकम्बर्ड का मतलब है किसी किस्म का उसके ऊपर मॉर्गेज या सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते, इसको आप गिरवी नहीं रखा सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो ये जो अनइनकम्बर्ड की बात चल रही है, यहाँ पकड़ लिया मैंने, और मैंने कहा कि जी इसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, लाइसेंस इश्यू नहीं होगा। A change in the memorandum of association is due to be made within next 6 months। प्यारे बच्चों, ये हो सकता है? वो कह रहा है मैं एनबीएफसी बनाऊंगा और 6 महीने बाद मैं अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर दूंगा। क्या ये कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ कमीशन। प्लस मुझे लाइसेंस लेते वक्त अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि भाई मैं क्या कहते हैं मेमोरेंडम में कोई चेंज नहीं करूंगा एक्सेप्ट फॉर द चेंज इन ऑथराइज कैपिटल और विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अगर कल को चेंज करने जा भी रहा हूं तो कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अल शबान ग्रुप ऑफ कंपनीज। यहाँ पे कौन सा रेफरेंस दे दूं मैं इसको, कि जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके पास ये लाइसेंसेस मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर ग्रुप के पास इनमें से कोई लाइसेंस है तो एससीसीपी मुझे वो लाइसेंस इश्यू नहीं करेगी। Mr. X is to be appointed as the chief executive who was employed as a CFO in another NBFC। किसी और NBFC में CFO था and is presently a director in that NBFC। और अब जाके इट मींस आप जो एक न्यू एनबीएफसी बनाने जा रहे हो, इसका जो सीईओ है वो ऑलरेडी किसी और एनबीएफसी में डायरेक्टर है। अगर मैं चाहूं प्यारे बच्चों, तो अगर मैं उसको सीईओ बनाने जा रहा हूं तो मैं बोर्ड, तो मुझे किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? मुझे एससीसीपी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एससीसीपी की अप्रूवल के बगैर मैं नहीं कर सकता। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी वुड स्टार्ट इट्स बिजनेस फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यहां पे मैं इसको किस चीज का रेफरेंस दूंगा प्यारे बच्चों? यहां पे मैं इसको रेफरेंस दूंगा कि जब लाइसेंस मिलते हुए जो आपको एससीसीपी टाइम बताएगा, इफ अ कंपनी फेल्स टू कमेंस द बिजनेस विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन while issuing the license shall be deemed to be cancelled unless the specified period is extended by the commission on the application। अगर आप कह रहे हो मैं 1 साल बाद स्टार्ट करूंगा तो मैं कहूंगा उसको कि भाई एससीसीपी आपको जो टाइम देगा आपने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आपकी अपनी क्या ख्वाहिशात है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो एक पास पेपर का एक अच्छा सवाल था, चूंकि हमने एक सेक्शन पढ़ा तो साथ ही साथ इस सेक्शन के हमने इसको यहाँ पे कवर भी कर लिया। क्लियर है प्यारे बच्चों हम यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। चले जी, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी कल है, 9 से 10 हमारी क्लास है। अच्छे से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।